डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कल की क्लास में हमने लेंस, लास्ट टॉपिक जो लिया था वो लिया था लेंस और लेंस के प्रकार। तो लेंस के दो प्रकार हमने कल लिए थे, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। आज हम गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन के लिए फॉर्मूला डिराइव करेंगे। मतलब गोलीय पृष्ठ से जब अपवर्तन होता है तो कौन सा फॉर्मूला फाइंड आउट होता है, द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। इसके बाद फिर हम लेंगे लेंस मेकर सूत्र। ये दो टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो आज हम ले रहे हैं गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन के लिए सूत्र। गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन। गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन के लिए फॉर्मूला हम डिराइव कर रहे हैं। तो गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन, अब गोलीय पृष्ठ जो है तो गोलीय पृष्ठ कैसे भी हो सकते हैं। गोलीय पृष्ठ उत्तल भी हो सकता है और गोलीय पृष्ठ अवतल भी हो सकता है। तो दोनों के लिए जो फॉर्मूला निकलेगा वो एक ही निकलता है। जो फॉर्मूला आएगा उत्तल गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन या अवतल गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन, फॉर्मूला एक ही फाइंड आउट होगा, चाहे उत्तल से हम क्वेश्चन सोल्व करें चाहे अवतल से सोल्व करें। लेकिन हमारे सिलेबस में जो दे रखा है वो केवल उत्तल पृष्ठ का दे रखा है, तो हम डेरिवेशन भी उत्तल पृष्ठ के लिए ही देखेंगे। तो देखिए इसके लिए ये इंपॉर्टेंट है टॉपिक, ये हम ले रहे हैं। पृष्ठ यहाँ पर बनाएंगे, बिल्कुल साफ सुथरा पृष्ठ होना चाहिए क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। ये ले लिया मैंने गोलीय पृष्ठ, ये दो माध्यम हो गए, पूरा इधर गोलीय पृष्ठ वाला भाग है, ये पूरा इसका माध्यम। तो ये माध्यम फर्स्ट हो गया, ये माध्यम सेकंड हो गया, ये गोलीय पृष्ठ हो गया, उत्तल पृष्ठ। ये इसका मुख्य अक्ष, ये पृष्ठ का नाम डालते हैं हम एल एम एन। ये गोलीय उत्तल पृष्ठ या गोलीय पृष्ठ एल एम एन। अब ये माध्यम एक है और माध्यम पृष्ठ में इसके सामने, इस पृष्ठ के सामने बिंदु O पर एक वस्तु रखी हुई है। क्या रखी हुई है? वस्तु। ये पृष्ठ है तो इसका वक्रता केंद्र का आएगा, देखते हैं हम, इसका गोलाकार इतना भाग आएगा तो वक्रता केंद्र समथिंग इस जगह प्राप्त होगा। इसका ये वक्रता केंद्र जो आ रहा है, इसका वक्रता केंद्र यहाँ प्राप्त होगा, लगभग ये वक्रता केंद्र C। अब ये वस्तु है तो वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण, ये वस्तु से प्रकाश किरण चलती है और गोलीय जो पृष्ठ है इस पर आपतित होती है। ये OA प्रकाश किरण हो गई और यहां पर हम एक अभिलंब ले लेते हैं। यह अभिलंब है CA के, CA या नाम डाल दे अपन CA और ये K, ये अभिलंब हो गया। ये माध्यम फर्स्ट है, ये हो गया तुम्हारे पास वायु है तो ये कांच है यदि, तो ये हो गया विरल माध्यम, हो गया सघन माध्यम। ये विरल माध्यम, विरल माध्यम जिसका अपवर्तनांक N1 है। और ये हो गया अंदर वाला माध्यम सघन माध्यम, सघन माध्यम, और इसका अपवर्तनांक हमारे पास है N2। क्या है? N2। जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में, जब प्रकाश किरण कौन से माध्यम से कौन से माध्यम में, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो क्या होगा? अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो ये किरण जैसे ही, क्योंकि ये CA हमारे पास अभिलंब है तो, और OA आपतित किरण है, ये जैसे ही इसमें प्रवेश करेगी तो अभिलंब की ओर झुक जाती है
और ये बिंदु आई जो है यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बनता है, मतलब जो वस्तु O है उसका प्रतिबिंब I पर बनेगा। ये हमारे पास हो गया अभिलंब के साथ बनाया गया कोण I, और ये हो गया कोण अपवर्तित किरण का इसके साथ बनाया गया कोण, अभिलंब के साथ बनाया गया कोण अपवर्तन कोण स्मॉल r। एक बार और देख लें, ये हमारे पास एक LMN एक गोलीय उत्तल पृष्ठ है, और इस पृष्ठ के सामने एक बिंदु O पर एक वस्तु रखी गई है। बाहर वाला माध्यम विरल है और इसके अंदर वाला माध्यम सघन माध्यम है। बाहर वाले का पूर्णांक N1 मान लिया और अंदर वाले का N2 मान लिया। अब इस प्रकाश किरण यहां से चलने वाली आपतित किरण, क्योंकि एक इसके मुख्य अक्ष से भी होकर जाएगी, तो देखो जो प्रकाश किरण OA यहाँ पर गोले उत्तर पृष्ठ से इसका अपवर्तन होता है, यहाँ पर जाकर टकराती है, यहाँ से इसका अपवर्तन होगा। जैसे ही किरण यहाँ पर विरल माध्यम है, दूसरा माध्यम सघन है, विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, ये इधर की ओर गति करती है। और जो किरणें सीधी जा रही है यहाँ पर जाकर मिलेंगी तो यहाँ पर क्या बनेगा, इनका प्रतिबिंब बनेगा, मतलब वस्तुओं का प्रतिबिंब I पर बनेगा। अब ये कोण मैंने ले लिया अल्फा, ये कोण मैंने ले लिया बीटा, और ये कोण ले लिया हमने गामा। क्या ले लिया, गामा। अल्फा बीटा माने हुए कोण है। और इस साइड को अगर हम देखें ध्यान से, इसको अगर डॉट 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 नीचे बढ़ाएं तो एक कर्व आ रहा है, मध्य बिंदु आएगा, ये इसके बहुत सिमिलर हम मानते हैं, ये बिंदु P ले सकते हैं हम यहाँ पर, और H इसकी हाइट हो गई AP की। अब ये वस्तु है तो वस्तु की दूरी क्या हो जाएगी हमारे पास, -u। वस्तु की दूरी क्या है हमारे पास, -u बिंदु N से, और ये C वक्रता केंद्र है, तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी क्या होगी भाई, इसकी दूरी हो गई हमारे पास कैपिटल R, जिसे वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और ये I की जो दूरी है वो क्या हो गई हमारे पास V, प्रतिबिंब है, ये प्रतिबिंब की दूरी V। ये इधर जो बन रहा है वो माइनस में होगा, क्योंकि आपतित किरण इधर है और हम इसको इधर से इधर की ओर नाप रहे हैं, तो ये माइनस में होगा। ये जिधर आपतित किरण जा रही है उधर की ओर ही R और V प्राप्त हो रहा है, तो वो पॉजिटिव होगा। ये हमारे इसका डायग्राम है गोले पृष्ठ वाला। एक बार और, बाहर वाला माध्यम विरल माध्यम, अंदर वाला माध्यम सघन माध्यम, LMN क्या है यहाँ पर हमारे पास, गोलीय पृष्ठ। हमने उत्तल पृष्ठ ले रखा है, गोलीय पृष्ठ। जो प्रकाश किरण OA चलती हुई उत्तल पृष्ठ जो गोलीय पृष्ठ है उससे क्या होता है, इसका अपवर्तन होता है। अपवर्तन होता है तो प्रकाश किरण विरल से सघन में प्रवेश करती तभी लंब की ओर झुक जाती है, और जो किरण OM की दिशा में चलती है सीधी, ध्रुव से होकर गुजरती बिना विचलित हुए सीधी गुजरेगी, मतलब सॉरी जो सीधी जा रही है ये जाकर यहाँ पर मिलेंगी और यहाँ पर प्रतिबिंब I का निर्माण होगा। तो ये प्रतिबिंब बन गया। दूरी हमने लिख दी, वस्तु की दूरी -u होगी, क्योंकि आपतित किरण से विपरीत दिशा में दूरी को नाप रहे हैं, इधर आपतित किरण की दिशा में नाप रहे हैं, तो वक्रता त्रिज्या R और प्रतिबिंब की दूरी जो है वो पॉजिटिव होगी। ये तो हो गया हमारे पास डायग्राम। सबसे पहले तो हमें इसकी रचना ही लिखनी है। क्या लिखनी है, रचना। रचना में वही लिखेंगे कि उपरोक्त चित्र में LMN एक क्या है, गोलीय पृष्ठ है। क्या है, गोलीय पृष्ठ है, ठीक है। और इस कांच के गोलीय पृष्ठ के अंदर वाला जो माध्यम है उसका अपूर्णांक N2 है, और बाहर वाले माध्यम का अपूर्णांक क्या है, N1 है। तो लिख लो पहले, उपरोक्त या निम्न चित्र में LMN एक गोलीय उत्तल पृष्ठ, उत्तल ले रखा है तो उत्तल लिख सकते हैं, गोलीय उत्तल पृष्ठ प्रदर्शित, गोलीय उत्तल पृष्ठ प्रदर्शित किया गया है, प्रदर्शित किया गया है।
ये वाला पृष्ठ LMN प्रदर्शित किया गया है। इस कांच के गोलीय उत्तल पृष्ठ के अंदर का माध्यम जो है उसका अपूर्णांक क्या है N2। तो यहां लिख लो गोलीय इस कांच के गोलीय उत्तल पृष्ठ, इस कांच के गोलीय उत्तल पृष्ठ के बाहर, ये बाहर वाला भाग इधर वाला, बाहर के भाग का अपवर्तनांक N1 तथा अंदर के भाग का अपवर्तनांक अंदर के भाग का अपवर्तनांक अंदर के भाग का अपवर्तनांक N2 है। और बाहर वाला माध्यम अंदर वाले माध्यम की अपेक्षा क्या है, विरल है। जो बाहर वाला माध्यम है या भीतर वाला जो माध्यम है वो भीतर वाला माध्यम या अंदर वाला माध्यम बाहर वाले माध्यम की अपेक्षा सघन है, कैसे भी लिखा जा सकता है। तो यहां लिख सकते हैं अपन अंदर वाला माध्यम, अंदर वाला माध्यम बाहर वाले माध्यम की अपेक्षा सघन, है। मतलब जो अंदर वाला माध्यम है वो बाहर वाले माध्यम की अपेक्षा क्या है, सघन है। क्योंकि बाहर तो एयर है, अंदर क्या है, ग्लास है, तो क्या होगा, सघन ही होगा। और इस गोलीय उत्तल पृष्ठ का मध्य बिंदु क्या है, M। मध्य बिंदु क्या है इसका, M है। तो लिख सकते हैं इस गोलीय उत्तल पृष्ठ का मध्य बिंदु कैपिटल M है। मध्य बिंदु क्या है, कैपिटल M है। अब ये तो हो गया हमारे पास फर्स्ट माध्यम फर्स्ट, और ये हो गया माध्यम सेकंड, तो ये तो हो गया फर्स्ट, है ना। और ये कौन सा है, सेकंड, माध्यम सेकंड, अरे माध्यम फर्स्ट, ये माध्यम फर्स्ट है, माध्यम सेकंड है। तो यहां पर जो वस्तु रखी गई है वो माध्यम फर्स्ट में बिंदुओं पर रखी गई है, जो इसके सामने गोलीय पृष्ठ के सामने स्थित है। तो इसमें भी लिख सकते हैं हम, क्या लिखेंगे कि इसके गोलीय पृष्ठ के सामने माध्यम पृष्ठ में, गोलीय पृष्ठ के सामने माध्यम पृष्ठ में क्या रखी हुई है, वस्तु कहां पर रखी हुई है, बिंदुओं पर। इस गोलीय पृष्ठ के सामने माध्यम पृष्ठ, इस गोलीय पृष्ठ के सामने माध्यम पृष्ठ में वस्तु, माध्यम पृष्ठ में वस्तु बिंदु O पर रखी गई है। कहां पर रखी गई है, बिंदु O पर रखी गई है। इस वस्तु का प्रतिबिंब माध्यम सेकंड में बिंदु I पर क्या बनता है, बिंदु I पर बनता है। इस वस्तु
का प्रतिबिंब, इस वस्तु का प्रतिबिंब माध्यम सेकंड, इस वाले वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है माध्यम सेकंड में बिंदु, प्रतिबिंब माध्यम सेकंड में बिंदु I पर बनता है। मतलब इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बन गया। अब क्या है यहाँ पर बनता है, अब यहाँ लिख लो C क्या है, इसका गोलीय जो पृष्ठ है उसका वक्रता केंद्र है। क्या ये वक्रता केंद्र है, तो AI आप मतलब OA तो क्या होगी तुम्हारे पास आपतित किरण, और AI क्या होगी अपवर्तित किरण। तो लिख लो C इस गोलीय पृष्ठ का वक्रता केंद्र है OA आपतित किरण, OA आपतित किरण तथा AI अपवर्तित किरण। C इस गोलीय पृष्ठ का वक्रता केंद्र है, OA आपतित किरण तथा AI अपवर्तित किरण है, एवं CAK क्या हो गया अभिलंब, एवं रेखा CAK बिंदु A पर अभिलंब है, एवं CAK बिंदु A पर अभिलंब है। ये तो केवल हमने जो डायग्राम बनाया है उसकी रचना लिखी है। जैसा डायग्राम वैसी रचना, रचना में कोई भी चीज ऊपर नीचे हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, मतलब जैसा डायग्राम बनाते जाओ वही अपन को लिखना है। अब देखें, अब हमें सोल्व करना है इसको, तो अपवर्तन के द्वितीय नियम से, क्योंकि अपवर्तन हो रहा है तो अपवर्तन का नियम लगेगा। तो अब डेरिवेशन स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो देखें अपवर्तन के द्वितीय नियम से, अपवर्तन का द्वितीय नियम है sin I अपॉन sin R, sin I अपॉन sin R इक्वल टू n2 अपॉन n1। तो ये हमने लिख लिया sin I अपॉन sin R, दिस इज इक्वल टू n2 अपॉन n1। अपवर्तन का जो द्वितीय नियम है वो लिख रहे हैं हम, द्वितीय नियम जो है वो हम लिख रहे हैं sin I अपॉन sin R बराबर n2 अपॉन n1। ये द्वितीय नियम लिख लिया हमने, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये समीकरण एक जो है। अब देखो, यदि आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण का मान बहुत छोटा हो, मतलब ये I और R का मान बहुत छोटा हो, तो क्या होगा, साइन I को हम साइन I को I लिख सकते हैं तथा साइन R को हम R लिख सकते हैं। तो देखें, यदि यहां लिखते हैं हम, यदि आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण का मान बहुत छोटा हो, क्या हो, का मान बहुत कम
हो तो हम लिख सकते हैं साइन आई इज नियर अबाउट आई तथा साइन आर इज नियर अबाउट आर। तो समीकरण 1 से क्या जाएगा हमारे पास, ये वैल्यू इसके अंदर पुट कर दें और देखते हैं क्या आता है। तो साइन आई इज देयर अबाउट आई और साइन आर इज देयर अबाउट आर। तो देखिए हम, क्योंकि हम जानते हैं कि यदि थीटा का मान अति अल्प हो, हमने फॉर्मूला पढ़ा है, यदि थीटा का मान अति अल्प हो तो साइन थीटा इज देयर अबाउट थीटा, साइन थीटा इज देयर अबाउट थीटा, tan थीटा इज देयर अबाउट थीटा और cos थीटा इज देयर अबाउट 1। ये हमने पढ़ा है, फॉर्मूले मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ते हैं। तो उसी के तहत हमने लिया है sin i इज देयर अबाउट i और sin r इज देयर अबाउट r। ये मान हम समीकरण नंबर 1 में पुट करते हैं तो देखते हैं हम क्या प्राप्त होता है हमें। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से तो ये आ गया अपने पास i अपॉन r, क्योंकि साइन i की जगह मैंने i रख दिया और r की जगह, साइन r की जगह r रख दिया, बराबर n2 अपॉन n1। तो ये आ गया हमारे पास, वज्र गुणा किया, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो n1i बराबर n2r, समीकरण नंबर 2। ये हमारे पास समीकरण नंबर 2 आ गई, n1i बराबर n2r। अब हमारा काम है सबसे पहले कि i और r का मान निकालकर इसके अंदर पुट करना। सबसे पहले i और r का मान, और i और r का मान, i का मान तो निकलेगा यहां से, i कहां गया, ये रहा। i के लिए हम कौन सा ले लेंगे, i है तो ये वाला AO, कौन सा ले लें इसमें, देखो AOC, ये त्रिभुज ले लें हम AOC। और ये त्रिभुज है जिस प्रकार से मैं समझा रहा हूं, जैसे ये लिया मैंने, ये A, ये O और ये C, ये मेरे पास अल्फा है और ये मेरे पास गामा है और ये I है। तो ये त्रिभुज ले रहा हूं मैं AOC, ये AOC। हम जानते हैं कि बहिष्कोण, जब त्रिभुज की बड़ी भुजा बहिष्कोण बनाती है तो ये बहिष्कोण का मान उसके अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। 10th क्लास में हमने प्रमेय पढ़ी है, किसी भी त्रिभुज के बहिष्कोण का मान उसके अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। मतलब I का मान अल्फा प्लस गामा के योग के बराबर होगा। तो ये देख रहे हैं हम, आगे इस मान को निकालते हैं। तो त्रिभुज कौन सा ले रहे हैं हम अभी, त्रिभुज AOC में, क्योंकि मुझे I और R का मान निकालना है तो वही दो त्रिभुज लेंगे। क्योंकि त्रिभुज AOC, क्योंकि यहाँ पर I और R की वैल्यू आ गई तो हमारा काम हो जाएगा। क्योंकि त्रिभुज AOC में कौन सा त्रिभुज सोल्व कर रहे हैं, AOC। अब AOC में I बहिष्कोण है और इसके अंतराभिमुख कोण कौन से, अल्फा प्लस गामा। तो देखें, तो ये I बराबर किसके आ जाएगा, अल्फा प्लस गामा के। तो ये अल्फा प्लस गामा, समीकरण नंबर 3। ये समीकरण 3 आ गई हमारे पास। अब कौन सा त्रिभुज ले लें हम, अब मुझे चाहिए I तो निकल गया, अब निकालना है R। तो R के लिए कौन सा त्रिभुज होगा, ये किसका बहिष्कोण बनेगा बताएं, ये हो गया AOC में तो ये हो गया। अब ये R किसका बहिष्कोण होगा, ये हम देखें तो R कैसे निकलेगा, R ले लो तुम, A हो गया, R के लिए मतलब ये बहिष्कोण हुआ तो AIC, तो ये ले लो तुम, चूंकि त्रिभुज AIC में, त्रिभुज AIC, तो गामा क्या हो गया, बहिष्कोण हो गया, और ये गामा बहिष्कोण है और इसके अंतराभिमुख कोण कौन से हैं, R प्लस बीटा। तो ये हो गया अपने पास गामा के जो मान है, गामा दिस इज इक्वल टू R प्लस बीटा। लेकिन अब मुझे मान किसका चाहिए, मुझे तो R का मान चाहिए, क्योंकि R है तो R के लिए इसको इधर ट्रांसफर कर दो। तो ये R बराबर हो गया अपने पास गामा माइनस बीटा। ये आ गई हमारे पास समीकरण नंबर 4।
अब ये दोनों वैल्यू कौन सी, समीकरण 3 और 4 से आई तथा आर के मान समीकरण 2 में रख दो। तो देखो समीकरण 3 एवं 4 से आई तथा आर के मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में मान रख रहे हैं हम कि समीकरण 3 और 4 से आई तथा आर के मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में मान रखकर हम देखते हैं कि क्या प्राप्त होता है। देखो ये हम समीकरण नंबर 2 के अंदर मान रख रहे हैं। तो देखो n1 इसमें मान रख रहा हूं मैं i का, तो i का मान कितना है, एल्फा प्लस गामा, एल्फा प्लस गामा बराबर, उधर देखिए हम किसका मान है n2, और r का मान क्या रहा आपके पास, गामा माइनस बीटा, गामा माइनस बीटा। ये वैल्यू मैंने इसके अंदर पुट कर दी, आई की जगह तो रख दिया मैंने अल्फा प्लस गामा बराबर, ये बराबर n2, ये n2, r की जगह रख दिया मैंने समीकरण 4 से गामा माइनस बीटा। अब इस समीकरण को सोल्व करते हैं हम, n1 अल्फा गुणा कर दिया प्लस n1 गामा बराबर n2 गामा माइनस n2 बीटा, ये आ गया। अब ऐसा करो, इसको इधर ले जाओ और ये n2 वाले को इधर अल्फा बीटा इधर की साइड ले लो, तो ये n1 अल्फा तो ऐसे ले आओ, ये माइनस वाला पद तो उठा के लिया है हम, तो प्लस n2 बीटा, n2 बीटा को इधर लाए तो क्या हो गया प्लस का, ये गामा उधर ले जाओ तो n2 गामा माइनस ये n1 गामा उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा n1 गामा, तो n1 अल्फा इधर से हम इधर n2 को इधर लाए, n2 बीटा को तो माइनस का था प्लस का हो गया, प्लस n2 बीटा बराबर की जगह बराबर n2 गामा, इसको उधर ले गए तो माइनस का हो गया n1 गामा, n1 अल्फा प्लस n2 बीटा, n1 अल्फा प्लस n2 बीटा बराबर, इधर मैंने कॉमन ले लिया गामा, तो ये हो गया आपके पास n2 माइनस n1 और गामा आ गया हमारे पास कॉमन। समीकरण नंबर ये आ जाएगी, 4 समीकरण में आ गई थी, समीकरण नंबर 5 इक्वेशन हमारे पास आ गई। ये तो आई का मान निकाला था हमने, यहाँ पर ये आर का मान निकाला था, और समीकरण नंबर 1 में जब रखा तो समीकरण 3 और 4 से आई और आर के मान निकालकर समीकरण 2 में रखकर हमने जब समीकरण सोल्व करी तो समीकरण 5 हमारे पास आ गई। अब हमें अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू निकालनी है, और अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकलते ही जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे वैसे हमारा डेरिवेशन सोल्व हो जाएगा। अल्फा बीटा गामा यदि माने हुए पद है, इसलिए इनको भी हमें विलुप्त करना होगा। अल्फा बीटा गामा के पद माने हुए हैं, अल्फा बीटा गामा को हमने माना है, इसलिए इनको हमें विलुप्त करना होगा। तो अल्फा बीटा गामा के मान ज्ञात करके किस में रखेंगे हम, समीकरण 5 में रखेंगे। तो देखो अब इसको हम रफ कर देते हैं, इसकी हमें आवश्यकता नहीं है। या लिख सकते हैं हम क्या अल्फा बीटा गामा के मान ज्ञात करके समीकरण 5 में रखेंगे। इससे आपको पता होगा कि हमें क्या करना है। तो अल्फा बीटा गामा के मान ज्ञात करके समीकरण 5 में रखेंगे। तो अब अल्फा बीटा गामा के मान निकालो सबसे पहले। तो हम देखते हैं कि बिंदु M बिंदु P के बहुत नजदीक स्थित हो तो ये AP AM के बहुत लगभग नियर मानी जा सकती है। तो यहां लिख सकते हैं हम, यदि
यदि बिंदु P बिंदु M के बहुत नजदीक स्थित हो, तो जब ये बिंदु P बिंदु M के बहुत नजदीक स्थित है तो ये इसको बिंदु M को बिंदु P पे ही माना जा सकता है। तो AP इज नियर अबाउट AM, तो AP किसके बराबर मानी जा सकती है? AM के बराबर मानी जा सकती है। ठीक है, तो अब क्या जाएगा, सोल्व कर लो तुम। AP इज नियर अबाउट हो, तो AP इज नियर अबाउट AM, लगभग ये क्या होंगे, बराबर ही होंगे AP और AM। अब देखो हम त्रिभुज अल्फा का मान निकालेंगे, तो त्रिभुज कौन सा लेंगे? AOM ले लो या AOP ले लो, क्योंकि इसके बहुत नजदीक है त्रिभुज AOP में। फिर दूसरा त्रिभुज लेंगे हम बीटा के लिए AIP, फिर हम त्रिभुज लेंगे गामा के लिए ACP। तीनों त्रिभुज से अल्फा बीटा गामा निकालेंगे। तो देखो चूंकि त्रिभुज AOP में अल्फा लंब बटे आधार tan थीटा, तो क्या हो जाएगा? tan अल्फा बराबर क्या हो गया अपने पास? लंब बटे आधार। लंब क्या है तुम्हारे पास? ये AP इज नियर अबाउट AM, तो H ले सकते हो, और आधार क्या है? -u, तो tan अल्फा दिस इज इक्वल टू माइनस H अपॉन, मतलब ये हो गया H अपॉन माइनस u, यहां लिख लो यदि अल्फा का मान अति न्यून हो, यदि अल्फा का मान अति न्यून हो तो tan अल्फा इज नियर अबाउट अल्फा। अतः ये तो आ गया मेरे पास अल्फा बराबर माइनस H अपॉन U। एक समीकरण तो आ गई अल्फा का मान, समीकरण नंबर 6। एक मान लिया है अल्फा का। अब ये मान ऐसे ही हम दूसरा त्रिभुज सोल्व करते हैं। कौन सा त्रिभुज ले लें बीटा के लिए? AIP, बीटा इसी में आ रहा है AIP। तो देखो क्योंकि त्रिभुज AIP में देखो AIP में क्या जाएगा बेटा? वही कौन के सामने त्रिभुज लंब बटे आधार, मतलब क्या आ गया मेरे पास? लंब बटे आधार, वही tan थीटा, तो tan बीटा बराबर वही लंब बटे आधार, तो वही tan बीटा लंब अपने पास वही H है, और आधार जो है हमारे पास यहाँ तक की जो दूरी है वो V है, प्रतिबिंब की दूरी, ये वस्तु की दूरी थी, ये प्रतिबिंब की दूरी है V। भाई यदि बीटा का मान अति अल्प हो, यदि बीटा का मान अति अल्प हो तो वही tan बीटा इज नियर अबाउट बीटा। तो ये आ गया हमारे पास। अतः बीटा, tan बीटा की जगह बीटा रख दिया, तो बीटा बराबर H अपॉन V। ये समीकरण नंबर 7, क्योंकि हमने यहाँ लिखा है अल्फा बीटा गामा के मान ज्ञात करके समीकरण 5 पे रखेंगे। तो 7 आ गई, अल्फा का भी आ गया, बीटा के भी आ गया। किसका मान कम है हमारे पास? गामा का। तो देखो क्योंकि त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं अब हम?
गामा के लिए ले लो ए सी पी, जो कि त्रिभुज ए सी पी में, त्रिभुज एसीपी में। तो देखो एसीपी में वही गामा के सामने लिखो लंब, लंब बटे आधार, तो वही आ जाएगा tan गामा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो ये आ गया अपने पास tan गामा बराबर लंब, लंब अपने पास वही h और आधार मेरे पास है r, वक्रता केंद्र की वक्रता त्रिज्या r। तो वही यदि गामा का मान क्या हो, यदि गामा का मान अति न्यून हो, अति न्यून हो तो, अति न्यून हो तो tan गामा इज नियर अबाउट गामा। तो ये आ गया, अतः गामा बराबर h अपॉन r, इसी जगह में मान रख दिया tan गामा इज गामा। तो ये आ गया समीकरण नंबर 8। अब ये पूरे मान निकले हैं हमारे पास समीकरण 6, 7, 8 में अल्फा बीटा गामा के मान निकाली। इस त्रिभुज से तो अल्फा निकाल लिया, इससे बीटा निकाल लिया और इससे गामा निकाल लिया। अल्फा बीटा गामा के जैसे ही मान आते हैं केवल हमें क्या करना है, समीकरण 5 पे रख के हल करना है और हमारा डेरिवेशन सॉल्व हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं अब, समीकरण 6, 7 एवं 8, समीकरण 6, 7 एवं 8 से मान समीकरण 5 में रखने पर, तो आगे लिखेंगे अब हम समीकरण 6, 7 एवं समीकरण 8 से क्रमशः अल्फा बीटा तथा गामा के मान समीकरण इसमें 5 में रखने पर, समीकरण 6, 7 एवं समीकरण 8 से क्रमशः अल्फा बीटा गामा के मान समीकरण 5 में रखने पर। अब देखते हैं मान रख के, तो देखें ये हमारे पास समीकरण 5 है, तो ये n1 की जगह n1, अल्फा की जगह रखा मैंने माइनस h अपॉन u, फिर यहाँ काय का चिन्ह है हमारे पास प्लस का, प्लस n2, बीटा की जगह मान रखा मैंने h अपॉन u, सॉरी h अपॉन v, बराबर की जगह बराबर, फिर n2 माइनस n1 और गामा की जगह मैंने मान रखा h अपॉन r। ये अपन ने समीकरण 6, 7, 8 से मान समीकरण 5 में पुट कर दिए। अब हमें डेरिवेशन सोल्व करना है। तो देखें ये क्या आ जाएगा, केवल अब सोल्व करना है आपको, क्या आता है क्या नहीं आता है हम देखते हैं। तो देखिए इसको गुणा करा तो ये आ गया हमारे पास, या तो इसमें देख ले अब क्या कॉमन आ रहा है, h इधर कॉमन आ जाएगा, तो ये h मैंने बाहर निकाल लिया, h बाहर निकाल लिया, तो यहाँ मेरे पास बचता है माइनस n1 अपॉन u प्लस h बाहर निकाल ही लिया n2 अपॉन v बराबर n2 माइनस बराबर n2 माइनस n1, वैसा ये h अपॉन r, और इस h से ये स्मॉल h कैंसिल, तो हमारे पास यह बचा, क्या बचा, इसको क्रम से जमा ले, माइनस n1 अपॉन u प्लस n2 अपॉन v बराबर ये बचा अपने पास n2 माइनस n1 बटे r, ये हमारे पास बचा है n1 अपॉन u प्लस n2 अपॉन v बराबर n2 माइनस n1 बटे r, मतलब यही हमारा फाइनल डेरिवेशन है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्रम से जमा लें, n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u, इसको आगे इसको पीछे,
बराबर N2 माइनस N1 बटे R। ये डेरिवेशन हमारे पास निकला है किसका? गोलीय उत्तल पृष्ठ से अपवर्तन या उत्तल पृष्ठ से अपवर्तन। तो ये गोलीय पृष्ठ, तो ये क्या बोलते हैं? गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन। समीकरण 8 हो गई थी, ये समीकरण नंबर 9 हमारे पास आ गई। अगर हमें दो माध्यम दे रखे हैं, माध्यम फर्स्ट और माध्यम सेकंड, यदि पहला माध्यम एयर दे रखा है तो उसकी जगह हम मान रख सकते हैं। यदि N1 बराबर पहला माध्यम अगर एयर से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो यहाँ हो जाएगा यदि N1 बराबर 1, यदि N1 बराबर 1 तथा N2 बराबर N हो तो समीकरण 9 हो तो समीकरण 9 से समीकरण 9 से ये आ गया अपने पास। जैसे ही वैल्यू रखेंगे हम इसके अंदर तो क्या प्राप्त हो जाएगा? इसमें जैसे ही वैल्यू रखेंगे तो देखें n अपॉन v माइनस n अपॉन u, क्योंकि N2 की जगह तो मैंने क्या रख दिया? n रख दिया। N1 की जगह क्या रख दिया? 1 रख दिया, सॉरी तो 1 हो जाएगा। तो ये N1 की जगह 1 रखा तो 1 बटे u बराबर n माइनस 1 अपॉन r। ये हमारे पास अगर एयर से किसी माध्यम में प्रवेश कर रही है किरण तो ये आएगा। तो ये हमारे पास फॉर्मूले आ गए, उसके फॉर्मूले आ गए ये गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन। गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन के लिए सूत्र होता है कौन सा? समीकरण 9 और 10। तो 10 तो हो गई वायु, मतलब प्रकाश किरण एयर से किसी माध्यम में प्रवेश कर रही हो तो यहाँ समीकरण 9 गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन के लिए सूत्र कहलाता है। समीकरण 9 एवं समीकरण 10 गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन के लिए सूत्र है। समीकरण 9 एवं समीकरण 10, समीकरण 9 एवं समीकरण 10 गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन के लिए सूत्र है। अब जो ये फॉर्मूला हमने निकाला इस पर आधारित हम एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, जिससे न्यूमेरिकल भी अगर आता है तो वो भी हम सोल्व कर लें। ऐसे इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद हम लेंस मेकर सूत्र लेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो इस पर आधारित हम एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, तो जिससे न्यूमेरिकल यदि आता है तो वो भी आप सोल्व कर सकें। न्यूमेरिकल है हमारे पास, कोई भी न्यूमेरिकल मिले। वायु में रखे किसी बिंदु स्रोत, वायु में रखे किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश कांच के किसी गोले पृष्ठ पर गिरता है, कोई वायु से कांच में प्रवेश कर रहा है। तो यहाँ लिख ले हम क्वेश्चन, वायु में रखे किसी प्रकाश स्रोत वायु में रखे किसी बिंदु स्रोत, प्रकाश नहीं, वायु में रखे किसी बिंदु स्रोत, कोई भी स्रोत ले लेते हैं अपन। वायु में रखे किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश किसमें? कांच में। किसमें जा रहा है? कांच के किसी गोलीय
कांच के किसी गोलीय पृष्ठ, कांच के किसी गोलीय पृष्ठ पर गिरता है, पर गिरता है, कांच के किसी गोलीय पृष्ठ पर गिरता है। यहां दे रखा है, अपवर्तनांक का मान क्या दे रखा है, n बराबर दे रखा है 1.5, कोई कांच है तो 1.5 ही होगा, 1.5 तथा वक्रता त्रिज्या तथा गोलीय पृष्ठ की, गोलीय पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या, गोलीय पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या दी हुई हमें कितनी, कुछ भी मान ले हम, कितनी दे रखी है, जैसे सपोज कुछ भी ले लो, त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, कितनी दे रखी है 20 सेंटीमीटर, ये हमारे पास है। और जो वस्तु रखी हुई है कितनी दूरी पर रखी हुई है, u दूरी पर रखी हुई है, कितनी पर, u का मतलब कुछ भी ले लो, 100 सेंटीमीटर ले लो, 80 ले लो, ठीक है। और प्रकाश स्रोत, प्रकाश स्रोत, प्रकाश स्रोत कांच के पृष्ठ से, कांच के पृष्ठ से कुछ भी दूरी ले सकते हैं, 100 सेंटीमीटर ले लीजिए, सपोज 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर कांच के पृष्ठ से, प्रकाश स्रोत कांच के पृष्ठ, प्रकाश स्रोत कांच के पृष्ठ से, प्रकाश स्रोत की करो शब्द से, प्रकाश स्रोत की, प्रकाश स्रोत की कांच के पृष्ठ से दूरी, कांच के पृष्ठ से दूरी, दूरी कुछ भी अपन मानते हुए कर रहे हैं 100 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है हमें। तो पूछ रहा है वो, वायु में रखे किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश कांच के किसी गोले पृष्ठ पर गिरता है तो क्या करना है, तो बताइए प्रतिबिंब कहां बनेगा, गिरता है तो बताइए प्रतिबिंब कहां बनेगा, या कितनी दूरी पर बनेगा, प्रतिबिंब कहां बनेगा। तो प्रतिबिंब की दूरी निकालें तो बताइए प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी, तो देखो हम निकालते हैं। तो वही वायु में रखे किसी गोले, जैसे गोले पृष्ठ दिया है इसने, ये गोले पृष्ठ है, ये सामने, इसके सामने वस्तु रखी हुई, यहाँ से चलेगी, वही अपवर्तन होगा तो यहाँ पर बनेगा, लेकिन ये कितनी दूरी पर बनेगा ये हमें निकालना है। तो वही फॉर्मूला लगेगा अभी, क्योंकि यहाँ लिख दिया वायु में रखे किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश कांच के किसी गोले पृष्ठ पर गिरता है, तो यहाँ से वायु से क्या जा रहा है, गोले पृष्ठ पर जा रहा है, ये वायु से बिंदु स्रोत गोले पृष्ठ पर जा रहा है, और इससे जो प्रतिबिंब बनेगा, इस प्रतिबिंब आय का मान हमें निकालना है, मतलब दूरी कितनी होगी, इसको निकालना है, मतलब बी निकालनी है। तो डायरेक्टली, तो बताइए प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी, प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, यह क्या बनेगा, देखो तो जो जो दे रखा है हमें वो हम लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, सबसे पहले तो मुझे अपवर्तनांक दे रखा है, अपवर्तनांक दिया हुआ है n बराबर 1.5, ये अपवर्तनांक दिया हुआ है मुझे 1.5, और आगे देखें हम वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या कितनी दी हुई, वक्रता त्रिज्या कैपिटल R बराबर 20 सेंटीमीटर, और पृष्ठ से दूरी, मतलब प्रकाश स्रोत की कांच के पृष्ठ से दूरी, मतलब u दे रखा है, u कितना है मेरे पास, दूरी किसकी, पृष्ठ से, प्रकाश से मतलब वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी u बराबर 100 सेंटीमीटर,
तो यू कितना है मेरे पास 100 सेंटीमीटर। अब इसको हमें सोल्व करना है और देखना है कितना हमें आंसर प्राप्त होता है। इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और हम देखेंगे कितना आंसर प्राप्त होता है। तो ये क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। फॉर्मूला मैं बता देता हूँ क्योंकि आप सोल्व करोगे, क्योंकि मैं डायरेक्ट बताऊंगा तो फिर वो रहेगा कि डायरेक्ट नकल मारोगे आप लोग। तो ऐसा है, इसको सोल्व करोगे और जब मैं नेक्स्ट क्लास लूंगा उसमें जब इस क्वेश्चन को सोल्व करके बताऊंगा मैं आपको, तो उसमें तुम्हें देखना है कि कहाँ गलती रही है। ऐसे मैंने पूरे डाटा लिख दिए तो सोल्व करने में ज्यादा प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला हमारे पास है गोलीय पृष्ठ अपवर्तन का, उससे सोल्व कर सकते हो आप लोग। लेकिन फिर भी थोड़ा सा तुम्हारा IQ क्या है, थोड़ा सा मान रखकर आप फाइंड आउट करें कितना मान आएगा, वो जब मैं क्वेश्चन बताऊं उससे मैच करना। आज क्लास हम ये ड्रॉप करेंगे। थैंक्स। इसके बाद जैसे ये क्वेश्चन में नेक्स्ट क्लास में तुम्हें समझाने के बाद फिर अपन लेंस मेकर सूत्र स्टार्ट करेंगे और ये क्वेश्चन सोल्व करना है। और जैसे नेक्स्ट क्लास में वापस मैच करना है ब्लैक बोर्ड से क्या आएगा। ऐसे तो मैंने सब लिख दिए हैं, अपवर्तनांक आपके पास है, आर आपके पास है, यू आपके पास है, फॉर्मूला आपके पास है, केवल वी फाइंड आउट करना है। फिर भी मैं देखना चाहता हूं कि आप लोग क्या करते हैं क्वेश्चन में, और गलती करते हो या बिल्कुल जैसा मैं बता रहा हूं वैसा वैसे सोल्व होता है। इस वजह से आपके लिए छोड़ा है मैंने क्वेश्चन, इसको आपको सोल्व करना है। थैंक्स।